तो दोस्तों पार्ट टू में हमें दो टॉपिक्स पढ़ने हैं। पहला टॉपिक्स है डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री, एक देश की घरेलू सीमा। और दूसरा टॉपिक है दोस्तों नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ ए कंट्री, एक देश के सामान्य निवासी। तो पार्ट टू की जो वीडियो है उसमें हमें ये जो दो टॉपिक हैं इन्हें समझना है और इन्हें हम एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे। तो दोस्तों पहले टॉपिक्स में हम जो पढ़ेंगे वो है डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री, एक देश की घरेलू सीमा। तो सबसे पहले हम अपना पहला टॉपिक्स देखते हैं डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री, जिसे हम हिंदी में कहते हैं एक देश की घरेलू सीमा। तो यहाँ पे दोस्तों हमें डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री में कौन कौन सी बातें, कौन कौन सी चीज़ें हम इंक्लूड करते हैं वो हमें याद रखना है। तो पहले हम देखते हैं कि डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री में क्या इंक्लूड होता है। पहला है पॉलिटिकल टेरिटरी, जिसे हम हिंदी में कहते हैं राजनीतिक सीमाएं। ठीक है, तो एक देश की जो पॉलिटिकल टेरिटरी है वो डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड होता है। दूसरा दोस्तों एयरक्राफ्ट एंड शिप, हवाई जहाज़ तथा जहाज रानी पानी के जहाज़ को हम बोल सकते हैं। तो एक देश के जो हवाई जहाज़ हैं जो पैसेंजर इधर से उधर ले जाते हैं, और जो पानी के जहाज़ हैं उसे उस देश की डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड किया जाता है। तीसरा दोस्तों फिशिंग वेसल्स होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं मछली पकड़ने वाले जहाज़। एक देश के जितने भी मछली पकड़ने वाले जहाज़ हैं उन सबको हम डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड करते हैं दोस्तों। उसी प्रकार से चौथा एम्बेसीज हैं, जिसे हम हिंदी में दूतावास कहते हैं। एक देश के जितने भी एम्बेसीज एब्रॉड डिफरेंट कंट्रीज में लोकेटेड हैं वो सब एक कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी में आते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट इंक्लूड होता है मिलिट्री बेस लोकेटेड एब्रॉड। एक देश के विदेशों में जो आर्मी के बेस हैं, जैसे इंडिया के और किसी देश में, उनकी परमिशन से जो हमने मिलिट्री बेस बनाए हुए हैं उनको भी हम डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री में इंक्लूड करते हैं। दोस्तों ये जो डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री है इसमें आपको याद रखना है कि ये जो इतनी चीज़ों को इंक्लूड किया जाता है इन सब को आपने याद करना है। अब एक एक करके हम इसको जो है एग्जाम्पल से एक एक करके हम लोग समझते हैं। ठीक है, तो पहला जो डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री में पहली चीज़ जो इंक्लूड की जाती है वो है पॉलिटिकल फ्रंटायर्स, जिसे हम कहते हैं राजनीतिक सीमाएं। दोस्तों पॉलिटिकल फ्रंटायर्स में लैंड आते हैं। लैंड का मतलब जैसे इंडिया के अंदर जितने भी स्टेट हैं, जितने भी राज्य हैं, उन सबको हम डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड करते हैं। तो इस इंडिया के जितने भी स्टेट हैं, जिसमें दो स्टेट हमारे बाहर भी हैं, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप, इनमें जो मतलब लैंड और आइलैंड है, इनमें जो अर्निंग है, चाहे वो हमारे देश के रेजिडेंट्स हों या बाहर के रेजिडेंट्स हों, अगर वो हमारे पॉलिटिकल फ्रंटायर में कोई भी अर्निंग करते हैं तो उसे हम अपनी डोमेस्टिक इनकम में काउंट करते हैं। दोस्तों हर देश ने और अब जो लैंड है उन्हें भी आपस में बांटा हुआ है, और जो समुद्र होते हैं वो सी बाउंड्री भी पॉलिटिकल फ्रंटायर में आती हैं। इंडिया ने भी अपने जो समुद्र हैं उसमें अपना जो है जो पार्ट है, जो हमारी सी बाउंड्री हैं, उसमें जो अर्निंग है, चाहे वो कोई विदेशी अर्निंग करे या कोई भी वर्किंग जो है, उसे हम डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री में काउंट करते हैं। तो ये इंडिया के जो कोस्टल एरियाज़ हैं इसमें जो इंडिया का सी बाउंड्री है ये भी पॉलिटिकल फ्रंटायर में आते हैं। उसी प्रकार से दोस्तों तीसरा जो है जो एयर स्पेस है,
इंडिया के ऊपर से अगर कोई भी देश का एरोप्लेन या कोई भी कंट्री इंडिया के एयर स्पेस को यूज करती है तो उसकी सारी अर्निंग वर्किंग जो भी है उसे भी हम अपनी डोमेस्टिक इनकम में काउंट करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने पढ़ा कि पॉलिटिकल फ्रंटायर्स में क्या क्या आते हैं। दोस्तों अगर हम देखें तो जो भी रेजिडेंट्स हैं हमारे देश के, जो निवासी हैं और जो नॉन रेजिडेंट्स हैं ऑफ ए कंट्री, एक देश जैसे भारत के जो निवासी और जो यहाँ के गैर निवासी हैं, उन्होंने जो भी पैसा कमाया है पॉलिटिकल फ्रंटायर में, जैसे इंडिया के अंदर या समुद्र की बाउंड्री में या एयर स्पेस से जो भी हमने अर्निंग की है उसे हम अपनी डोमेस्टिक प्रोडक्ट और इनकम में काउंट करते हैं। उसी प्रकार से दोस्तों डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री में दूसरी चीज़ जो इंक्लूड की जाती है वो उस देश के जो एयरक्राफ्ट्स हैं, उस देश के जो शिप्स हैं, हवाई जहाज़ तथा पानी के जो जहाज़ हैं, उसे हम देश की डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड करते हैं। जैसे एयरक्राफ्ट्स में हम इंडिया की बात करें तो इंडियन एयरलाइंस, जो एयर इंडिया है, जो इंडिगो है, ऐसे बहुत सारे एरोप्लेन हैं, गो एयर इन है, ये पैसेंजर इंडिया से एब्रॉड ले जाते हैं और एब्रॉड से पैसेंजर इंडिया में लाते हैं। तो ये एयरक्राफ्ट्स हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में आते हैं और इनमें जो अर्निंग है वो अर्निंग जो है, चाहे इनका पायलट इंडियन हो चाहे इन्हें चलाने वाला पायलट विदेशी हो, सबकी अर्निंग को हम अपनी डोमेस्टिक इनकम और प्रोडक्ट में इंक्लूड करते हैं। उसी प्रकार से दोस्तों जो शिप होते हैं इंडिया के, वो भी ट्रैवलिंग में पैसेंजर जो है एक देश से दूसरे देश ले जाते हैं और वहाँ से पैसेंजर लाते हैं। तो ये हमारे जितने भी शिप हैं ये भी हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड होते हैं। तो दोस्तों हमने पढ़ा कि एक एयरक्राफ्ट्स और शिप में जितने भी रेजिडेंट्स हों चाहे नॉन रेजिडेंट्स हों, चाहे वो हमारे देश के नागरिक हों चाहे विदेशी नागरिक हों, यदि वो हमारे एयरक्राफ्ट में काम करते हैं और हमारी शिप में काम करते हैं तो उनकी अर्निंग को हम इंक्लूडेड कंट्री का जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट है और जो इनकम है उसमें हम इंक्लूड करते हैं। उसी प्रकार से डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री में तीसरी चीज़ जो इंक्लूड की जाती है वो उस देश के जो फिशिंग वेसल्स होते हैं, मछली पकड़ने वाले जहाज़ जो होते हैं, उन्हें हम इंक्लूड करते हैं। जैसे फिशिंग वेसल्स में जितनी भी मछली पकड़ने वाली नौकाएं हैं, चाहे वो किसी और देश की सी बाउंड्री पे, अगर उनकी परमिशन से उनकी सी बाउंड्री पे मछली पकड़ने गई हैं, बट उनके द्वारा जो अर्निंग है वो हम अपनी डोमेस्टिक इनकम, अपने डोमेस्टिक प्रोडक्ट में इंक्लूड करते हैं। तो दोस्तों फिशिंग वेसल्स के अलावा ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग्स होते हैं जिनसे समुद्र में से प्राकृतिक गैस और तेल निकाला जाता है। ये रिग्स अगर किसी और देश की सी बाउंड्री पे काम कर रहे हैं, अर्निंग कर रहे हैं, तो इसे भी हम अपने देश की डोमेस्टिक इनकम और डोमेस्टिक प्रोडक्ट में इंक्लूड करेंगे। ऐसे ही जो फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म होते हैं, फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म भी, उनमें भी जो अर्निंग की जाती है वो भी देश की डोमेस्टिक प्रोडक्ट और इनकम में इंक्लूड किया जाता है। तो दोस्तों हमने ध्यान से पढ़ा कि जो भी रेजिडेंट्स और नॉन रेजिडेंट्स ने पैसा कमाया है इन फिशिंग वेसल्स में, उसे देश की डोमेस्टिक प्रोडक्ट और डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड करेंगे। उसी प्रकार से डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री में चौथा जो इंक्लूड हम करते हैं वो देश की एम्बेसीज होती हैं, जिन्हें हम हिंदी में दूतावास कहते हैं। तो दोस्तों एक देश की जो एम्बेसीज हैं वो उस देश में लोकेटेड नहीं होती, वो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में लोकेटेड होती हैं। जैसे इंडिया की जो एम्बेसीज हैं वो इंडिया में नहीं हैं, वो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में हैं। तो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में जो जितने भी इंडियन एम्बेसीज हैं उन्हें भी हम अपने देश की डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री में इंक्लूड करते हैं। जैसे चाइना में इंडिया की जो एम्बेसी है, अमेरिका में इंडियन एम्बेसी है, पाकिस्तान में भी भारत की जो एम्बेसी है, उनमें काम करने वाले सभी वर्कर चाहे वो पाकिस्तान के हों, अमेरिका के हों, चाइना के हों,
तो वहाँ जितने भी लोग काम करते हैं, चाहे वो इंडियन हो बाहर के हों, बट वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में काम करते हैं, तो उनकी अर्निंग को भी हम भारत की डोमेस्टिक प्रोडक्ट और इनकम में इंक्लूड करेंगे। उसी प्रकार से दोस्तों, डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री में पांचवी चीज़ जो इंक्लूड की जाती है वो मिलिट्री बेस लोकेटेड अब्रॉड। हमारे देश के मिलिट्री के जो बेस हैं वो और देशों में भी लोकेटेड हैं, उनकी परमिशन से उनको भी उनमें भी जो वर्कर काम करते हैं और वहाँ जितने भी लोग काम करते हैं, चाहे वो इंडियन हो या फॉरेनर्स हो, उनकी अर्निंग को भी हम देश की डोमेस्टिक प्रोडक्ट और इनकम में इंक्लूड करते हैं। ठीक है। उसी प्रकार से दोस्तों, जब आपको इसका आंसर लिखना हो तो आंसर लिखते समय हम लोग कैसे लिखेंगे? डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री। डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री इज ए कॉन्सेप्ट वाइडर देन पॉलिटिकल बाउंड्रीज ऑफ ए नेशन। दोस्तों, ये जो डोमेस्टिक टेरिटरी है देश की, वो केवल उस देश की जो पॉलिटिकल बाउंड्रीज हैं, उस देश का जो पूरा नक्शा है वही नहीं होता। इट इंक्लूड्स दोस्तों, इसमें इट इंक्लूड्स बिसाइड्स पॉलिटिकल बाउंड्रीज के अलावा भी इसमें टेरिटरियल जो वाटर्स हैं ऑफ ए कंट्री, देश की जो समुद्र की सीमाएं हैं, देश के जो एरोप्लेन हैं, देश के जो शिप हैं जो ऑपरेट करते हैं एक रेजिडेंट से हम दूसरे, हमारे रेजिडेंट जो है डिफरेंट पार्ट्स में जो उनको लेके जाते हैं और उनके द्वारा जो जनरेटेड इनकम, उनके द्वारा जो इनकम जनरेट की जाती है उसे भी हम शामिल करते हैं। इट ऑल्सो इंक्लूड्स एम्बेसीज ऑफ ए कंट्री। इसमें एक देश के जो एम्बेसीज हैं उनको भी इंक्लूड किया जाता है। इसका हम एग्जाम्पल समझ सकते हैं, वैल्यू एडिशन डन बाय द मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन इन इंडिया। हमारे भारत में बहुत सारी विदेशी कंपनियां जो प्रॉफिट कमाती हैं, उस प्रॉफिट को भी हम अपनी डोमेस्टिक इनकम में काउंट करेंगे, क्योंकि उन्होंने जो अर्निंग की है, उन्होंने जो वैल्यू एडिशन किया है वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में किया है। उसी तरीके से वैल्यू एडिशन डन बाय आवर एक्सपोर्टर्स, हमारे जो एक्सपोर्टर हैं जो हमारे देश से काम कर रहे हैं, उसको भी हम अपनी डोमेस्टिक इनकम में और अपने डोमेस्टिक प्रोडक्ट में काउंट करते हैं। उसी प्रकार से दोस्तों, हिंदी में जब आंसर लिखना है तो हिंदी में राजनीतिक सीमाएं, देश में शामिल सभी राज्य, समुद्र की सीमाएं, ज़मीन के अलावा देशों ने समुद्रों को भी बांटा हुआ है, क्योंकि समुद्र में कई प्रकार का व्यापार होता है, जैसे मछली, खनिज, पेट्रोल आदि। तीसरा, हवाई जहाज़ तथा जहाज रानी। एक देश के जहाज़ जो अभी उस देश में नहीं हैं, अन्य देशों में गए हुए हैं, उनके द्वारा भी जो लेन देन किया जाता है उसे भी देश की घरेलू सीमा में शामिल किया जाता है। दूतावास, एक देश की सरकार ने कुछ लोगों को दूत के रूप में विभिन्न देशों में भेजा हुआ है, जो हमारे देश की सूचना उनको और उन देशों की सूचना हमें देते हैं। उन सभी लोगों के द्वारा किए गए सभी लेन देन हमारे घरेलू सीमा में आते हैं। भारत में विदेशों में आर्मी बेस, भारत के विदेशों में आर्मी बेस, मछली पकड़ने वाले जहाज, इस प्रकार घरेलू सीमा का संबंध काम करने के क्षेत्र से होता है। घरेलू सीमा में की गई समस्त मूल्य वृद्धि को घरेलू उत्पाद में जोड़ा जाता है। समस्त घरेलू उत्पाद एक देश की घरेलू सीमा में मूल्य वृद्धि कहलाता है। मूल्य वृद्धि वैल्यू एडिशन होता है। उसी प्रकार से टॉपिक्स 2 में हम पढ़ेंगे नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ ए कंट्री, एक देश के सामान्य निवासी। तो दोस्तों, नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ ए कंट्री में, एक देश के सामान्य निवासी में हमें उस देश के जो लोग हैं वो भी आते हैं और उस देश की जो संस्थाएं हैं, जो उस देश के इंस्टीट्यूशंस हैं वो भी आते हैं, चाहे वो फाइनेंशियल हो जैसे बैंक हैं, ये सब जो है नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ ए कंट्री में आते हैं। नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ ए कंट्री की डेफिनेशन देते समय हमें 3 चीज़ों का ध्यान देना है। पहला, कि जो देश में जो व्यक्ति या संस्था रहती है 1 साल से अधिक समय से रह रहे हों और उनके जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट हैं, इकोनॉमिक इंटरेस्ट का मतलब है उनकी अर्निंग, कंजम्पशन,
उनके प्रोडक्शन उस देश में हो तो उसे हम उस देश का नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ ए कंट्री, उस देश का एक सामान्य निवासी कहते हैं। इन 3 पॉइंटों से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो इस प्रकार से इट रेफर्स टू एन इंडिविजुअल और एन इंस्टीट्यूशंस, यह एक व्यक्ति या संस्था से संबंध रखता है जो रहते हैं, रिजाइड्स इन ए कंट्री, जो एक देश में रहते हैं मोर देन 1 ईयर, 1 साल से अधिक समय से रहते हैं, और हुज सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट, और जिनके आर्थिक हित, इकोनॉमिक इंटरेस्ट उस देश में लाई करते हैं। उसी प्रकार से दोस्तों हम हिंदी में भी समझते हैं, कोई व्यक्ति या संस्था जो किसी देश में 1 वर्ष या अधिक समय से रहते हों और जिसके आर्थिक हित उस देश में केंद्रित हों, उसको उस देश का सामान्य निवासी कहते हैं। तो दोस्तों नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ ए कंट्री में, एक देश के सामान्य निवासी में, जो इंडियंस लिविंग इन इंडिया, जो भारतीय भारत में रह रहे हैं या जिन्होंने भारत में जन्म लिया है, वो उस देश के सामान्य निवासी होते हैं। जैसे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भारत में ही पैदा हुए हैं और भारत में ही रह रहे हैं, तो वो भारत के नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ ए कंट्री कहलाएंगे। तो दोस्तों उसी प्रकार से एक प्रश्न होता है कि क्या कोई विदेशी एक देश का सामान्य निवासी हो सकता है? हाँ, एक विदेशी भी एक देश का सामान्य निवासी हो सकता है यदि वो उस देश में 1 साल से ज़्यादा समय से रह रहा हो। जैसे उदाहरण हम सोनिया गांधी जो कांग्रेस की प्रेसिडेंट है उनका दे सकते हैं कि वो विदेशी हैं बट वो भारत में 1 साल से ज़्यादा समय से रह रही हैं, तो अब वो भारत की नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ ए कंट्री कहलाएंगी। उसी प्रकार से जो इंडियंस विदेशों में रह रहे हैं, इंडियंस लिविंग इन एब्रॉड, विदेशों में रह रहे भारतीय, जैसे कुछ स्टडी पढ़ने गए हैं, कुछ वर्किंग, कुछ काम करने गए हैं, और कुछ अपना इलाज कराने गए हैं, ट्रीटमेंट इन एब्रॉड। और उसी प्रकार से दोस्तों कई लोग विदेशों में घूमने भी गए हैं और ये सब जो है वीज़ा लेके गए हैं, ऑन वीज़ा। तो ये सब जो है नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ ए कंट्री कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, उसी प्रकार से ये जो हमने नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ ए कंट्री पढ़ा, जो देश के नॉर्मल रेजिडेंट्स हैं, अगर वो पैसा कमाते हैं, चाहे वो देश में कमाते हैं या वो विदेशों में पैसा कमाते हैं, उनकी अर्निंग को हम देश की नेशनल इनकम में काउंट करेंगे। तो जो भारत के लोग भारत में रह रहे हैं या वो वीज़ा पे विदेशों में गए हुए हैं, उनकी अर्निंग को हम भारत की राष्ट्रीय आय में इंक्लूड करते हैं। तो नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ ए कंट्री में जो नॉर्मली रिजाइड्स इन द कंट्री, जो देश में रहते हैं, हुज सेंटर ऑफ इंटरेस्ट लाइज, और जिनके देश में आर्थिक हित केंद्रित हैं, उन सबको हम देश का नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ ए कंट्री कहते हैं। कुछ एक्सेप्शंस केसेस हैं, जैसे कुछ स्टूडेंट्स हैं जो विदेशों में पढ़ने के लिए गए हैं, कुछ पेशेंट हैं जो अपना इलाज कराने गए हैं विदेशों में, ठीक है, तो उन्हें, वो इंडियन है, ठीक है, अभी वो वीज़ा पे गए हुए हैं बट वो भी हमारे देश के नॉर्मल रेजिडेंट्स हैं, बट वो रिजाइड्स है, वो रह नहीं रहे, भारत में नहीं रह रहे, रिजाइड्स अब्रॉड, वो विदेशों में रह रहे हैं, बट उन्हें भी हम भारत का सामान्य निवासी कहते हैं। ठीक है, तो उसी प्रकार से इसको हम, ये पूरा जो हमने समझाया था सारा इसे ये लिखा हुआ है। अगर आपको आंसर लिखना है तो आप ये पूरा पढ़कर आराम से आपको समझ में आएगा, आप ये आंसर लिख सकते हो। ऐसे दोस्तों हिंदी में है, देश का सामान्य निवासी कोई व्यक्ति जो किसी देश में 1 वर्ष या अधिक समय से रहता हो, कोई व्यक्ति या संस्था, और जिसके आर्थिक हित उस देश में केंद्रित होते हों, उसको उस देश का सामान्य निवासी कहते हैं। सामान्य निवासी भी 3 प्रकार के हो सकते हैं। देश में वे लोग जो उस देश के निवासी हैं और वहाँ रहते हैं, जैसे भारत में रहने वाले भारतीय लोग और अमेरिका में रहने वाले अमेरिकन। एक देश के निवासी जो विदेश में 1 वर्ष से भी कम समय से रह रहे हैं, वे केवल वीज़ा पर वहाँ गए हैं,
लेकिन उनके आर्थिक हित अभी भारत में केंद्रित हैं, तो उन्हें भी भारत का सामान्य निवासी कहा जाएगा। विदेशी जो एक देश में 1 वर्ष से भी अधिक समय से रह रहे हैं वो भी भारत के सामान्य निवासी कहलाए जाएंगे।